लेक्चर 15 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमने लास्ट लेक्चर में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल कंसिडरेशन वो देखा था। लॉ ने 7 स्पेशल फैक्टर्स, एरियाज दिए हुए हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल है। आउट ऑफ दैट यस्टरडे वी हैव सीन द 6 हमने देखा था। सबसे पहले हमने लॉ का फॉरबिडन, प्रोविजन का फॉरबिडन, रूल का फॉरबिडन है, यानी रूल ने मना बोला, प्रोविजन ने मना बोला, लॉ ने मना बोला है, इमोरल है। इस सब फैक्टर्स की वजह से कल के पॉइंट वंस रिवाइज कर लो। जस्ट फर्स्ट पॉइंट वाज रूल, लॉ, प्रोविजन, फ्रॉडुलेंट एक्ट था। आप कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करोगे, प्रिंसिपल की जगह एजेंट मनी ले लेगा, प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचाओगे, नुकसान करोगे, पर्सन को नुकसान करोगे, अनैतिक काम करोगे। ये सब स्पेशल एरिया आपको दिए हुए हैं लॉ ने। आज हम 7 टॉपिक देखने के लिए जा रहे हैं। दैट इज नथिंग बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। व्हाट इज द अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी? जनता को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य आप करते हो, वो कार्य आप नहीं कर सकते, वो वॉइड है, वो जनता के हित में, सार्वजनिक नीति के विरुद्ध में है। ऐसा काम आप नहीं कर सकते। इन व्हाट इज द पब्लिक पॉलिसी? दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। पब्लिक पॉलिसी को हम व्याख्यायित करेंगे, पारिभाषिक करेंगे, डिफाइन करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत ही लंबा चौड़ा बड़ा वाइड डिफाइन डेफिनेशन देंगे तो हम नहीं जी पाएंगे, और बहुत ही नेरो छोटा सा उसका हम डेफिनेशन देंगे तो दूसरा नहीं जी पाएगा। What we will do, what we can't do, हम क्या करेंगे, उससे सार्वजनिक जनता को क्या नुकसानी होने वाली है। बहुत वाइड कहोगे तो हम ब्रीथ भी नहीं ले सकते, सांस भी नहीं ले सकते। क्यों? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो सकता है क्या? बहुत नेरो डेफिनेशन है, हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत वाइड, हम कुछ भी कर देंगे। आपको क्या है भाई, ये तो मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, दूसरा नहीं जी पाएगा। इसीलिए it can be wide, it can be narrow, but if it is widely defined, freedom of contract is not available. बहुत वाइड डिफाइन कर दोगे तो आप कोई भी टर्म्स कंडीशन अपने कॉन्ट्रैक्ट में रख नहीं पाओगे। We are saying that parties are makers of the law. Freedom is given in the contract, but here freedom is deprived. आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा। क्यों? हमने पब्लिक पॉलिसी को बहुत वाइडली डिफाइन किया है। Hence it can be defined as a good for the whole community, me and others. मेरे लिए और दूसरे के लिए, सभी के लिए जो अच्छा होता है, वैसा रास्ता निकाल के हम पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन करना चाहते हैं। पब्लिक पॉलिसी वो तूफान जैसा है, तूफानी घोड़े जैसा है। हम ऐसे घोड़े को अंकुश में नहीं लाएंगे तो उसको सवारी करने वाले को कहां फेंक देगा वो मालूम नहीं पड़ेगा। If unruly horse is not properly bridled, properly controlled, control नहीं किया, it will throw to the rider anywhere, तो राइडर को कहीं पे भी फेंक देगा। वैसे ही पब्लिक पॉलिसी को आप प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करोगे तो आप नहीं जी पाओगे। इसीलिए आपको बोला है नीचे दिए गए जो फैक्टर्स है वही पब्लिक पॉलिसी में कवर होंगे। नीचे दिए गए काम आप नहीं कर सकते, नीचे दिए गए काम आपने किए हैं तो वो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है, एग्रीमेंट इलीगल है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, नोबडी कैन इन्फोर्स एंड पनिशमेंट इज पॉसिबल। फर्स्ट, दैट इज अ ट्रेडिंग विद एनिमी। दुश्मन देश के नागरिक के साथ जब वो चल रहा है तब हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कारगिल का वॉर चल रहा है तब भारत एंड पाकिस्तान के जो बंदे हैं, व्यक्ति हैं, वो ड्राई फ्रूट, काजू बादाम और पिस्ता का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में नॉट अलाउड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ट्रेडिंग विथ एनिमी। एनिमी यानी
दुश्मन देश का नागरिक। लेकिन सर्टेन सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियां ऐसी है कि जिसमें कई चीज की जरूरत दोनों देश को है, वैसे वो लड़ रहे हैं, तभी भी दोनों देश को कुछ चाहिए। तो लाइसेंस लेके, गवर्नमेंट सरकार की परवानगी, परमिशन लेके आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, वो आपको याद रखना है। इसीलिए trading with enemy during the war without license, nobody enter into a contract with the person of enemy country. enemy country के व्यक्ति के साथ लाइसेंस लिए बिना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। Second, there is a stifling of prosecution, legal action. आपको कानूनी कार्यवाही में रुकावट खड़ी कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। What is trading stifling of prosecution? ए ने बी के घर से गुड्स चुराया, पकड़ा गया, बी ने उस पे कानूनी कार्यवाही शुरू की, उस पे मुकदमा चलाया, तब ए ने हाथ जोड़ के बोला प्लीज मेरा केस वापस खींच लो, तुमने जो चुराया है वो सब दे देता हूं। You can't do. Stifling of prosecution not allowed. It is a trade of felony. एक आदमी को मारने का लाख रुपया, आज 5 आदमी को मारा 5 लाख अर्न किया, ऐसा नहीं बोल सकता। गुनाह का व्यापार नहीं हो सकता है, गुनाह का व्यापार नहीं हो सकता है। आप स्टिपलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन करोगे तो गुनाह का व्यापार हो जाएगा, ट्रेड ऑफ फेलोनी हो जाएगा। Compromise or waiver of the offense is also void. आपने चोरी की है, आपको सजा मिलना चाहिए, आपको वापिस केस खींचने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन there are two types of offense. First compoundable, another non-compoundable. What is compoundable? Compoundable offense संयुक्त कर सकते हैं। कोरोना आ रहा है, सभी का लिक्विड सिचुएशन बिगड़ रहा है, मिस्टर एक्स का एक चेक बाउंस हुआ, खंबाड़िया में केस चालू, दूसरा हुआ राजकोट में चालू, तीसरा हुआ अहमदाबाद में चालू। 3 अलग अलग जगह की पार्टी ने उसको बाउंसिंग ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ द चेक का केस डाला है। तो एक्स बोलेगा भाई मैं छोटा आदमी हूं, 3 जगह पे एपीए नहीं हो सकता हूं, मेरा नेटिव फर्स्ट केस खंबालिया है, आप खंबालिया में सब केस डाइवर्ट कर दो, सब केस को संयुक्त कर डाला। कंपाउंडेबल ऑफेंस, इट इज अलाउड। कंपाउंडेबल, आप संयुक्त कर सकते हो। डिवोर्स हो रहा है, एट दैट टाइम कोर्ट में जाओगे तो 15 साल निकल जाएंगे, तब क्या करना है, सामने सामने बैठ के सेटलमेंट करके मनी दे के खत्म करना है। किसी को छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, सामने सामने उसका एक्सपेंस दे के खत्म करना है। कंपाउंडेबल है, यू कैन ड्रॉप द लीगल एक्शंस with consideration is valid. Which offense are compoundable, which are non-compoundable, it is not in syllabus of the contract, it is syllabus of the Indian Penal Code. समझने के लिए एग्जांपल आपको देते हैं, किसी ने रॉबरी किया हुआ है तो रॉबरी का केस नॉन कंपाउंडेबल है, वो आप मनी देके वापस खींचने का बोलोगे तो वो और कुछ नहीं है, लेकिन स्टिपलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन है। इन केस ऑफ अनकंपाउंडेबल ऑफेंस टू ड्रॉप द लीगल एक्शन इज वॉइड। यहाँ मर्डर का एग्जांपल भी दिया है, एक्स ने वाई का मर्डर किया तो वाई के बच्चे ने एक्स पे स्यू किया, एक्स ने बोला 10 लाख ले ले, केस वापस खींच, नहीं चलेगा, वो स्टिपलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन माना जाएगा। व्हाट इज चैम्पर्टी, व्हाट इज मेंटेनेंस? हमें तो चिंपांजी लगता है, लोग बोलते चिंपांजी नहीं, चैम्पर्टी। हम जब दूसरे को मदद करते हैं, अपना फायदा रख के मदद करते हैं तो मेंटेनेंस, उसके अलावा करते हैं तो चैम्पर्टी। इंडिया में चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस दोनों अच्छी नियत से किया हुआ है तो वैलिड है। इंग्लैंड में चैम्पर्टी एंड मेंटेनेंस दोनों अलाउड नहीं है, वॉइड है। हम देखो, इन चैम्पर्टी टू हेल्प विद द पर्पस ऑफ शेयरिंग इन प्रॉफिट, हमने फायदा रखा है और दूसरे को मदद कर रहे हैं तो वो चैम्पर्टी है।
आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने हक जमाया है, अधिकार जमाया है, मैं चलो कोर्ट में आपको ले जाता हूं, आपको वापस लेके देता हूं, लेकिन 10% मेरा, दैट इज टेम्पर्टी। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, लॉयर रखूंगा, इतना मैं मेहनत करूंगा, तो मैं आपको प्रॉपर्टी आपकी वापस दिलवा दूंगा, तो मुझे 10% तो मिलना चाहिए ना। तो ये और कुछ नहीं, चैम्पर्टी है। अपना फायदा रख के मदद करना, दैट इज चैम्पर्टी। लेकिन ये आदमी छोटा है, गरीब है, कुछ नहीं कर सकता है, चलो मैं हेल्प करता हूं, उसको बहुत ही अनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, चल भाई मैं तुझे प्रॉपर्टी वापस दिलवा देता हूं, ऐसा करके आप उसको हेल्प करते हो, तो वो मेंटेनेंस है, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। इन मेंटेनेंस टू हेल्प विदाउट द पर्पस ऑफ शेयरिंग इन प्रॉफिट, हमारा हित देखे बिना आप मदद करते हो मेंटेनेंस इन गुड फेथ, बोथ आर वैलिड इन इंडिया बट इंग्लैंड बोथ आर वॉइड, दोनों है वो वॉइड है, इंग्लैंड में दोनों वॉइड है, एंड इंडिया में है वो गुड फेथ में किया हुआ है तो वैलिड है। ए ने बी को उसकी अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने में मदद की है तो वैलिड है। ए हेल्प टू बी फॉर हिज प्रॉपर्टी, इट इज वैलिड इन इंडिया, बट ए हेल्प टू बी फॉर सीज प्रॉपर्टी, इट इज वॉइड इन इंडिया। दूसरे की प्रॉपर्टी में मदद करना वो गुड फेथ नहीं हो सकता है, वो वॉइड है। इंटरफेरेंस ड्यूरिंग द जस्टिस, न्याय प्रक्रिया जो चलती होती है ना, उसमें आप दखल दे रहे हो, इंटरफियर कर रहे हो, जज को मनी देके उसको पक्षपात से फैसला देने का बोलते हो, उसको डरा के संबंधों का उपयोग करके उससे आप कुछ पक्षपात करने का बोलते हो, गवाही को मनी देके आप गवाह में एब्सेंट रहने का, गैरहाजिर रहने का बोलते हो। जुडिशियल ऑफिसर इंड्यूस विद द पार्शियली और करप्टली इज वॉइड, हमारे जजिस है उसको आप कुछ पक्षपाती फैसला देने का बोलोगे, उसके लिए अटैक करोगे तो वो वॉइड है। ए ने बी को मनी दिया कि आप अपना गवाह के दिन कोर्ट के केस में, मुकदमे में आप मत आओ, ट्रायल यानी मुकदमा, उसमें आप मत आओ, मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, तो वो भी वॉइड है। कुछ गुप्त जानकारी है वो सरकार से लेके आप सरकार को अपना बंधारण कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का बोलोगे, करवाओगे अंडर मीन्स यूज करके, और कुछ अंडर मीन्स इंफॉर्मेशन लेके अपना फायदा करोगे, तो वो भी वॉइड है। यूज ऑफ अंडर मीन्स टू अट्रैक्ट टू लेजिस्लेशन, यानी गुप्त इंफॉर्मेशन का दुरुपयोग करोगे तो वो भी वॉइड है। जिसको जिसके साथ शादी करनी उसको करने दो, इन दोनों की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन किसी को हेल्प करनी पड़ती है। वो लड़के के पास जाएगा, बोलेगा लड़की बहुत अच्छी है, लड़की के पास जाएगा लड़का बहुत अच्छा है, तो ही कोई हाँ बोलता है, कोई दलाल तो चाहिए ना, वरना कोई हाँ क्यों बोलेगा। लेकिन वो हेल्प करेगा तो दलाली नहीं ले सकता है, लोन अलाउ नहीं किया है। मैरिज ब्रोकरेज इज ऑपोज टू द पब्लिक पॉलिसी टू प्रोक्यूर द वाइफ। किसी को मॉडल नहीं मिल रहा है तो मॉडल लेने के लिए बिहार से, यूपी से किसी ने किसी को मनी दिया तो वो वॉइड है। टू पे द मनी टू ए पर्सन हायर्ड टू प्रोक्यूर द वाइफ इज ऑपोज द पब्लिक पॉलिसी। मनी दे रहा हूं 1 लाख, मुझे अच्छी सी लड़की ढूंढ के दो, ऑपोज द पब्लिक पॉलिसी, ऐसा आप नहीं कर सकते। वो आपका फ्रेंड है तो वैसे हेल्प कर सकता है आपको, लेकिन मनी दे के किसी को आप वाइफ ढूंढने का नहीं बोल सकते। अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, आप जहां पे काम कर रहे हो उसी के लिए काम करना है। आपकी ऑब्लिगेशन क्या है? आप बैंक के मैनेजर है तो मैनेजर को अच्छा सा क्वालिफाइड पर्सन ढूंढ के और कम से कम प्राइस वाला और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट आदमी ढूंढ के उसको अपॉइंट करना है। उसको कोई भी काम देना है तो टेंडर में लोएस्ट प्राइस को देना है, अच्छी क्वालिटी को देना है। उसका मतलब आप जहां पे जॉब कर रहे हो उसके लिए आपको काम करना है, लेकिन आप दूसरे के लिए काम करते हो। एजेंट है वो प्रिंसिपल की जगह पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करता है, तो वो अगेंस्ट द ऑब्लिगेशन हो, आपकी जवाबदारी से विरुद्ध का काम आप कर रहे हो। एजेंट रिसीव द कंपेंसेशन फॉर द एजेंसी फ्रॉम अदर्स विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल इज वॉइड। प्रिंसिपल को मालूम नहीं है, आप प्रिंसिपल के नाम से कई लोगों से कुछ नुकसान भरपाई करवा रहे हो, कंपेंसेशन ले रहे हो, लेकिन आपको प्रिंसिपल को मालूम नहीं, प्रिंसिपल को आप दे भी नहीं रहे हो, तो वो अगेंस्ट ऑब्लिगेशन हुआ, आपकी जवाबदारी से विरुद्ध का काम आप कर रहे हो। ए ने
एक्स को 2000 प्राइवेटली पे किया, यानी चुरा के उसने कंपनी में से मनी एक्स को दे दिया, एक्चुअल में पे भी नहीं करने का था, उसको कंपनी को पे नहीं करना था, अपना पर्सनल लैब था, तो हमने प्राइवेटली दिया है, तो वो ऑब्लिगेशन के अपोजिट है। सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस, सरकारी नौकरी जो होती है ना, उसमें आप मनी दे के अपॉइंट नहीं किया जाता, वहां पे अच्छा सा सबसे क्वालिफाइड जिसके पास एफिशिएंसी है ऐसे बंदे को आपको सिलेक्ट करना है। मनी कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन for service of the public other than the best qualified person is void। जो मनी कंसिडरेशन आपको मिल रहा है अपॉइंटमेंट के लिए other than best qualified person, जहां पे आपका बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, वह void होगा। 5 बंदे हैं, उसमें अपना संबंध यूज करके मनी लेके किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते, सबसे अच्छा जो क्वालिफाइड पर्सन है उसको ही अपॉइंट कर सकते हो। ए ने बी को बोला कि आपको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, सी को अपॉइंट करता हूँ, बी को निकाल के सी को अपॉइंट करता हूँ, ऐसा बोला। क्यों? सी उसका संबंधी है, तो वो भी सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस है। इंड्यूस टू ए पर्सन फॉर हिज रिटायरमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अदर बाय पेइंग मनी, मनी पे करके आप किसी को आकर्षित करके पुराने आदमी को निकाल रहे हो और नए आदमी को ले रहे हो, वो भी सेल ऑफ पब्लिक ऑफिस माना जाएगा। आपको कोई अवार्ड चाहिए, आप लायकात नहीं है आपके पास, तब मनी देके आप उसकी कमिटी को बोलोगे ये अवार्ड मुझे दे दो, तो वो भी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। पद्म विभूषण आपको नहीं मिला था, आप एलिजिबल नहीं थे, आपने कमिटी को मनी देके पद्म विभूषण ले लिया, तो वो क्या हुआ? अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी हुआ। आप ऐसा नहीं कर सकते, जिसने अच्छा काम किया उसको ही अवार्ड मिलना चाहिए। कोई भी एग्रीमेंट करार हमारी मोनोपोली एकत्थु शासन बढ़ाने के लिए नहीं कर सकते। हम दो ही बिजनेस, अभी दो ही जामनगर में बिजनेस कर रहे हैं, चलो साथ में मिल जाए, बाद में लोगों को लूटेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ा सा वैलिड है, थोड़ा सा वॉइड है, तो सिवरेबल है, उसके पार्ट हो सकते हैं, तो वैलिड पार्ट वैलिड होगा और इलीगल है वो वॉइड होगा। उसका मतलब अनलॉफुल इन पार्ट है तो वैलिड विल बी वैलिड एंड अनलॉफुल विल बी वॉइड, पर नॉन सिवरेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि उसके पार्ट नहीं हो सकते, तो पूरा वॉइड होगा। मैंने आपको बोला था ये लीगल गुड्स पड़ा है और इलीगल गुड्स पड़ा है, दोनों का आप ख्याल रखना। मैं 2000 एवरी मंथ आपको दूंगा, तो सेपरेट गुड सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। आप लीगल का ख्याल रखोगे तो इलीगल का भी ख्याल रखोगे ही। जहाँ पे सेपरेट नहीं हो सकता है वहां पे पूरा इलीगल, सेपरेट हो सकता है वहां पे इलीगल पार्टी वॉइड होगा। If the contract is severable, legal part is valid and illegal will be void। कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्ट हो सकते हैं, severable हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, लीगल वैलिड, इलीगल विल बी void। नॉट सेवरेबल है तो पूरा void होगा। ए ने बी को प्रॉमिस दिया कि भाई तू ये लीगल गुड्स है एंड इलीगल गुड्स है, उसको संभालना, 2000 रुपये आपको दूंगा, तो आप दोनों को संभालोगे तो इलीगल होगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। इफ सिवरेबल सेपरेट हो सकते हैं, लीगल पार्ट इलीगल पार्ट अलग हो सकता है, तो जो लीगल है वो इन्फोर्स होगा, इलीगल वॉइड होगा। लेकिन अलग नहीं हो सकता है तो पूरा इलीगल होगा, उसकी वजह से पूरा वॉइड होगा। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। सब टॉपिक के वीडियोस मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब करो मेरी चैनल, शेयर करो वीडियोस, और वीडियोस सीक्वेंस में सुनो और पूरा वीडियो सुनो तो ही समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।